नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। मैं हूं हमवीर सिंह और अभी आप पहुंचे मयूर विहार फेज 1 में, जो कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एक खास मेहमान हैं। दीपक बंसल जी एडवोकेट हैं और जिला मंत्री मयूर विहार से। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन प्रेरणा स्रोत है। आपका स्वागत है बंसल जी। नमस्कार। सबसे पहले मेरा पहला सवाल रहेगा, आपने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन प्रेरणा स्रोत है आपके? मेरा जो छात्र राजनीति से शुरुआत हुई थी और छात्र राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मैंने ज्वाइन करी थी 2007 में, और मेरी शुरुआत छात्र राजनीति से शुरुआत हुई 2008 में। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विभाग का सहमंत्री बना। 2010 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का मैं कल्चरल सेक्रेटरी बना। 2011 में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा और पूरी दिल्ली में चुनाव जीतकर आया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी बना मैं। और उसके बाद 2012 से 2014 तक मैं विभाग संगठन मंत्री रहा पश्चिम विभाग का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को काम को और ज़्यादा गति देने के लिए मुझे विभाग संगठन मंत्री बनाया गया और मैं पश्चिम विभाग में रहकर वहाँ का काम किया। वहाँ पर जो छात्र राजनीति है, छात्र राजनीति को और अधिक बढ़ाने के लिए मैंने वहाँ काम किया। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रत्याशी नियुक्त हुए थे, उस समय 2014 में मैंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधाराओं को, उन भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को, मोदी जी के जो सबका साथ सबका विकास को लेकर चलने की एक प्रेरणा थी, उनको लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी 2014 में। आपने इतने सारे कई सारे पदों पे आप रहे, पदों पे रहते हुए आपने भाजपा के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और क्षेत्र में अपनी छवि को मजबूत करने के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं आप, तो क्या क्या काम किए? 2014 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन करी तो उस समय मुझे युवा मोर्चा में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो लगातार युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए मैं लगातार क्षेत्र के अंदर, जनता के अंदर जो युवा हैं, युवाओं के लिए लगातार मैं कार्यक्रम करता रहा। मैंने वुमेन मैराथन कराई, महिला दौड़, और उसके बाद उस महिला दौड़ में जो पहली महिला दौड़ थी, पहली महिला दौड़ में 4000 महिलाओं ने, लड़कियों ने, युवतियों ने उसमें भागीदारी निभाई। उसके बाद दूसरा महिला दौड़ करी, उसमें दूसरी महिला दौड़ में 6 से 7 हज़ार युवतियों ने दौड़ा। उसमें हमने फर्स्ट प्राइज स्कूटी रखा, सेकंड प्राइज लैपटॉप रखा। इस तरीके के आयोजन में लगातार अपनी क्षेत्र की जनता के बीच में करता रहता हूँ। हर साल मैं प्रतिभा सम्मान समारोह, जो 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी अच्छे अंक लेके प्राप्त होते हैं, उनको सम्मानित करने का, उनको प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम करता हूं, ताकि वो और अच्छे से पढ़ें और उनको मान सम्मान, उनको ऐसा लगे क्षेत्र में कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर मैं 10वीं में अच्छे अंक लेके पास होऊंगा या 12th में अच्छे अंक लेके पास होऊंगा तो मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय सांसद गौतम गंभीर जी भी ऐसे कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में रहते हैं लगातार। उन्होंने भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं अपना, कि किस प्रकार से युवाओं को जोड़ना है, किस प्रकार से युवाओं के लिए काम करना है। अच्छा दीपक बंसल जी, एमसीडी के चुनाव हम माना कि पीछे हट गए, लेकिन चुनाव जरूर होंगे, आपकी क्या भूमिका रहेगी? भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जो है वो विचारधारा के लिए राजनीति करता है। जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे मुद्दे हैं, वो चुनाव तो होगा जब भी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही है वो लगातार संघर्ष करता है, लगातार काम करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे कि 6 अप्रैल 2022 को हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है, भारतीय जनता पार्टी का, और सभी सिपाही, सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाने वाले हैं। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को उद्बोधन देने वाले हैं और हम सभी लोग बड़ा शोभा यात्रा निकालकर और बड़ी एलसीडी पर सभी 500-600 लोगों के साथ हम मोदी जी का उद्बोधन सुनेंगे और एक बड़ी मार्च यात्रा निकालेंगे, जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापना दिवस है, जो जन्मदिन है, हम जन्मदिन कहेंगे स्थापना दिवस को, किस प्रकार से हम लोगों को इसमें जोड़ना चाहेंगे। जो
झुग्गी के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, क्लस्टर के लोग हैं, जे कॉलोनी के लोग हैं, उन सभी लोगों को हम इकट्ठा एक मंच पर लाकर उनको बताएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस प्रकार से गरीबों की, किसानों की, असहाय लोगों की, मजदूरों की, ई रिक्शा चालकों की, लोगों की आवाज़ को किस तरीके से बुलंद कर रही है। आए दिन भाजपा केजरीवाल जी पे आरोप लगाती रहती है कि वो हिंदुत्व के खिलाफ पार्टी है, हिंदुत्व के विरोध में, एक ही धर्म के लिए काम कर रही है। और हाल ही में अभी केजरीवाल साहब ने भी बयान दिया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और दूसरा, देश में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, द कश्मीर फाइल। ये दो मुद्दे अलग अलग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो द कश्मीर फाइल्स मूवी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ इस मूवी को देखें। आप लोगों को इस दर्द के बारे में पता चलेगा कि जो हिंदुओं का नरसंहार किस प्रकार से हुआ था 32 साल पहले, और उस 32 साल की जो घटना है वो किस प्रकार के अंदर, देश के अंदर लिप्त हो गई थी, उसको उजागर करने का काम इस मूवी के जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री जी ने किया। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कश्मीर से जो हिंदू हैं, हिंदुओं को किस प्रकार से भगाया गया। इस मूवी में पूरा का पूरा दिखाया गया किस प्रकार से हमारी माताओं को, बहनों को, महिलाओं को उनके साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया। मतलब मैंने उस मूवी को देखकर जो मेरे अंदर दर्द झलका है, मैं उस दर्द को बयां भी नहीं कर सकता। मैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे युवा साथियों के साथ उस मूवी को मैंने दिखाया और मैंने देखा किस प्रकार से यह जो मूवी चल रही है, यह मूवी केवल नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नरेंद्र मोदी जी के सरकार द्वारा ही चलाई जा सकती थी। क्योंकि आप देख सकते हो केजरीवाल जो इस पूरे मुद्दे को, द कश्मीर फाइल कोई मुद्दा नहीं है, द कश्मीर फाइल एक हिंदुओं का बहुत बड़ा नरसंहार है। इस नरसंहार को उसने झूठा बता दिया। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, क्या आप एक 20% लोगों के ही हितैषी हो? उन 20% लोगों के लिए ही केवल वोट बैंक के रूप में काम कर रहे हो? एक तरफ जो केजरीवाल है, एक तरफ मौलवियों को मस्जिदों में तनख्वाह देता है और एक तरफ जो हिंदू मंदिर है उनको तुड़वाने का काम करता है, और उनको जो पुजारी है उनको कहीं भी किसी प्रकार से भी कोई भत्ता या सैलरी नहीं देने का काम करता। मैं कहना चाहता हूं सीधा सीधा केजरीवाल को, वो केवल 20% लोगों के लिए काम कर रहा है, 80% लोगों के लिए नहीं काम कर रहा। वो हिंदू विरोधी मानसिकता का व्यक्ति है, वो कम्युनिस्ट है, वो उस विचारधारा का व्यक्ति है कि उसको केवल अपने वोट बैंक से मतलब है, और वो एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। जिस प्रकार से वो झूठ बोल के मुकर जाता है, क्योंकि जब वो शुरुआत में 2013 की मैं बात करूं, जब अन्ना आंदोलन शुरुआत में था तो हम सब लोगों ने सहयोग किया, क्योंकि हर देश का नागरिक भ्रष्टाचार से बड़ा परेशान था। उसे लगा कि कोई आएगा और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेगा। तो हमने कहीं ना कहीं अन्ना आंदोलन में वो आस देखी थी। उस अन्ना आंदोलन में हम सब लोगों ने, युवाओं ने सहयोग किया था। मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति कर रहा था, तो हम लोग भी इकट्ठा होकर उस अन्ना आंदोलन का सहयोग करते थे। परंतु जब ये व्यक्ति 2013 में जब इसने अन्ना को धोखा दिया और अन्ना को ही झूठा बता दिया और 2013 में उसने पार्टी बनाने का निर्णय लिया, तब भी हम लोगों ने कहा चलो ठीक है पार्टी बना रहे हैं, लेकिन जो पार्टी बनाएंगे तो उनका एक जो बड़ा मुद्दा था लोकपाल बिल, आज वो लोकपाल बिल छुप गया है। मैं क्या पूछना चाहता हूं, वो कहां गया लोकपाल बिल? और जिस कांग्रेस को वो गाली बकते थे, जिस कांग्रेस को वो भ्रष्टाचारी बताते थे, जिस कांग्रेस को वो कहते थे कि वो इसके नाम है भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो कांग्रेस के नेताओं को उसने कहा था कि मेरे पास इतनी मोटी मोटी फाइलें हैं, मैं सबको जेल पहुंचा दूंगा अगर मेरी सरकार बनेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जेल तो नहीं पहुंचाया उसने अपनी सरकार को बचाने के लिए और अपनी सरकार को बनाने के लिए उसी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया। वो व्यक्ति इस प्रकार से है जैसे कि एक गिलहरी होती है, जब अपना कलर बदलती है, रंग बदलती है, वो उस प्रकार से इस दिल्ली के अंदर रंग बदल रहा है। अब मैं पंजाब में आप लोगों को बताना चाहता हूं।
पंजाब ने उसने कहा था कि पहली कलम से, इस तरीके से उसने कहा, पहली कलम से जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी पंजाब वासियों को मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। वो 300 यूनिट बिजली कहां है? पहली कलम भी हो गई, पहली मीटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पंजाब वासियों को अभी तक वो 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिली। इस प्रकार से वो झूठा व्यक्ति है। मैं उस झूठे व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए। जिस प्रकार से वो दिल्ली में, आप दिल्ली की सड़कें देखेंगे, दिल्ली का विकास कार्य देखेंगे, कहीं भी कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे 500 स्कूलों की बात करी थी, आज एक भी स्कूल नहीं बना। और एक तरफ आप एमसीडी की वो बात कर रहा है कि एमसीडी ये है वो है। मैं बताना चाहता हूं एमसीडी में नए स्कूल जो नई जगह पर बन रहे हैं और लगातार कार्य चल रहे हैं। उन स्कूलों की आप जाके एमसीडी के स्कूल देख लेंगे किस प्रकार से एमसीडी के स्कूल बने हुए हैं। जिस प्रकार दिल्ली की जनता तो जैसे स्कूलों को देखते हुए बहुत खुश है, उनके बच्चे बहुत शिक्षा में विकास हुआ है, बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, स्कूलों की स्थिति भी सुधार हुई है। लोगों का कहना है, जनता कह भी रही है, स्कूल ठीक हुए हैं दिल्ली में, शिक्षा में तो सुधार हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जिस प्रकार से ये झूठा व्यक्ति है, अगर आप स्कूलों की स्थिति देखेंगे, आज बहुत सारे स्कूल हैं दिल्ली के अंदर जहां प्रिंसिपल नहीं है, जहां वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 24,000 शिक्षा जो क्या नाम है शिक्षक हैं, उनकी भर्ती होनी है, वो भर्ती पर रोक लगा रखी है। जब 22,000 स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो वहां शिक्षा की स्थिति क्या होगी आप लोगों को पता होगा। ये दूसरे स्टेटों से मुख्यमंत्रियों को यहाँ बुलाता है और शिक्षा मॉडल दिखाता है। मैं बताना चाहता हूँ केवल इसने एक स्कूल बनाया है, वो एक स्कूल को ही बस बनाया भी नहीं है, उसकी जो दीवारें हैं, स्विमिंग पूल है, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो उस स्विमिंग पूल में वहाँ के छात्र स्विमिंग नहीं कर रहे, बाहर के आए हुए लोग वहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से उसने इस शिक्षा मॉडल को दिखाने के लिए जो भ्रष्टाचार किया है, उसने कोई भी एक स्कूल नहीं बनाया, लेकिन हाँ 22 लाख रुपए का कमरा जरूर बनाया जो नया निर्माण किया है उसने। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, मैं अपनी भोली भाली जनता से पूछना चाहता हूं, क्या एक कमरा 22 लाख रुपए का किस प्रकार से होगा वो आप लोगों को भी पता है। क्योंकि यहां पर अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो एक अच्छी बिल्डिंग 5 मंजिला बिल्डिंग 15 लाख रुपए में तैयार हो जाती है। उस व्यक्ति ने एक कमरा 22 लाख रुपए का बनाया, तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार करने का काम इस मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने किया है। अच्छा मनीष जी, आपने वो दीपक जी आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मौलवियों को मस्जिदों में 15,000 रुपये सैलरी दी जा रही है, 18,000 हो गया शायद, वो पहले कम थी। लेकिन उसमें क्या है कि एक वक्फ बोर्ड होता है, दिल्ली सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड को मदद की जाती है। लेकिन हमारे हिंदुओं में मंदिरों का कोई ऐसा कोई बोर्ड ही नहीं है ताकि सरकार उस पैसे को दे सके। लेकिन हमारे यहाँ तो एक वो भी तो है, जो हमारे मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उसको सरकार में दे दिया जाता है, उसी चढ़ावा से फिर सभी को पैसा जाता है। मैं जो ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड अब आपने सुना होगा, अभी मैंने कुछ दिनों पहले सुना था कि हर वार्ड में जो शिक्षा है, इस्लाम है, उसको पढ़ाया जाएगा। तो ये गीता की बात तो नहीं कर रहा, यह केवल इस्लाम की बात कर रहा है, क्योंकि वो जो 20% लोग हैं केवल केजरीवाल उनको खुश करना चाहता है और केवल वो जो वोट है उसकी तरफ ही केजरीवाल देख रहा है। जो 80% वोट है वो उसको पता है कि क्या नाम है, मैं उनको फ्री के जो मॉडल है उस फ्री के मॉडल पर खरीद लूंगा। मैं इसलिए खरीदना बोल रहा हूं क्योंकि बिजली और पानी जो केजरीवाल ने फ्री किया है, बिजली पानी अगर उसने दिल्ली में फ्री किया है तो जो हमारे घर में मीटर लग रहे हैं, जो हमारी दुकानों में मीटर लग रहे हैं, वो मीटर क्यों है? पानी का मीटर नहीं लगना चाहिए अगर हमारे पास पानी फ्री है, तो बिजली का मीटर नहीं लगना चाहिए। केजरीवाल को बिजली और पानी का मीटर उखाड़ ले जाना चाहिए क्योंकि वो हमें फ्री बिजली दे रहा है। ये सब केवल दिखावा है, छलावा है। केवल जो पानी और बिजली है उसको दिखाकर यह केवल जो भोली भाली जनता है, जो क्लस्टर में लोग रहते हैं, झुग्गी में लोग रहते हैं, जो जे कॉलोनी में लोग रहते हैं, उनको केवल वो 500 रुपये में, 300 रुपये में खरीदना चाहता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब ये चुनाव आता है, अब एमसीडी का चुनाव आने वाला था, तो 1 महीने पहले ये जो बिजली के बिल हैं उसने कम कर दिए। अब देखो आप दोबारा से बिजली के बिल, मेरा बिजली का बिल घर का 1 BHK है, 1 BHK के अंदर बिजली का बिल 5,000 रुपये आया।
लेकिन जैसे ही एनसीडी का चुनाव आया वो बिजली का बिल 500 रुपये हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है जो 1-2 महीने आते हैं उस समय वो फ्री दे देता है। जनता को लगता है कि केजरीवाल हमें फ्री दे रहा है, लेकिन कोई फ्री नहीं दे रहा। वो आपसे ही इन पैसों को 2 महीने के बिलों को वसूल करना जानता है, क्योंकि जितना वो बेवकूफ़ लोगों को बनाता है उतना वो है नहीं। क्योंकि आप देखोगे कभी वो शर्ट के बटन ऊपर नीचे मान लेता, कभी वो जूते नहीं पहनता, वो केवल दिखावा कर रहा है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब केजरीवाल आया था तो उसने कहा था कि भाई ये वीआईपी कल्चर क्या है, नहीं होनी चाहिए बड़ी गाड़ी, नहीं होना चाहिए बंगला, नहीं होनी चाहिए कार, नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी क्यों है? लेकिन आज केजरीवाल ने अपने बच्चे की कसम खाने के बाद भी, वो बच्चे की कसम कहाँ गई? उस बच्चे की झूठी कसम खाने के बाद भी आज उसने सिक्योरिटी भी ले रखी है, आज बड़ी बड़ी गाड़ी भी है, आज उसके घर में बंगला भी है, उन बंगले में 56 एसी भी लगे हुए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी 23 लाख रुपए पास करवाए हुए हैं उसने। दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा है उस 23 लाख रुपए से वो अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बनवा रहा है, स्विमिंग पूल बनवा रहा है। तो क्या ये सही है? ठीक है दीपक जी, समय की अभाव की वजह से हम ये चर्चा हम बाद में जारी रखेंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। जो लोग आपको देख रहे हैं चलते चलते छोटी सी शुभकामनाएं या फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। जिस प्रकार से माँ दुर्गा हमें क्या नाम है अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है, उसी प्रकार से सभी क्षेत्रवासी सुख रहें, कुशल रहें। इतना ही कहकर धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद दीपक बंसल जी हमसे बात करने के लिए। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। आपने देखा ही दीपक जी का किस तरीके से वो अपने ज़िले में काम कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें जानकारी दी है आपको भी, हमें भी। फिर आएंगे किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना भूलें फेस टू फेस। मैं हमवीर सिंह, मेरे सहयोगी देव गोस्वामी के साथ मीडिया नई सुबह।